हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे छंद, छंद की परिभाषा और छंद के विभिन्न अंग, विभिन्न रूपों के बारे में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि छंद की परिभाषा क्या है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि छंद जो है वो काफ़ी ब्रीफ, काफ़ी बड़ा लेसन है, इसलिए मैं इसे 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। छंद शब्द छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता अर्थात उसके पिता पिंगल नाम के ऋषि थे, जिन्होंने छंद की खोज की थी, इसलिए इसको हम पिंगल नाम से भी जानते हैं। आगे हम देखते हैं, सौंदर्य चेतना के अतिरिक्त छंद का प्रभाव स्थायी होता है। इसमें वह शक्ति है जो गद्य में नहीं होती। छंदोबद्ध रचना का हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने छंद पढ़ा होगा ज़रूर, रामायण वगैरह में देखिए, वो मतलब बहुत ही आकर्षक लगता है। तो ऐसे जो छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं वो तुरंत हृदय को टच करती हैं, दिल को छू जाती हैं। तो गद्य की बातें हवा में उड़ जाती हैं। गद्य अर्थात क्या? जैसे निबंध लेखन, कहानी लेखन, स्मृतियाँ, ये सारी गद्य रचनाएं होती हैं, और जो कविताएं होती हैं वो पद्य रचनाएं होती हैं। तो गद्य की रचनाएं हमने जब तक पढ़ी तब तक वो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हमने पढ़ना छोड़ा तो हम उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं। लेकिन ये जो छंद होते हैं, जो दोहे होते हैं, वो हमें अक्सर करके याद आते रहते हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो किसी भी टॉपिक पे वो दोहा हमारे माइंड में चलता रहता है, वो छंद हमारे माइंड में चलता रहता है। तो छंद जो है वो हृदय को टच करती है, हमारे हार्ट को टच करती है। आगे हम देखते हैं, लेकिन छंदों में कही गई बात हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है। मानवीय भाव को आकृष्ट करने और झंकृत करने के अद्भुत क्षमता छंदों में होती है। छंदाबद्ध रचना में स्थायित्व अधिक है। स्थायित्व मतलब ठहराव उसमें अधिक होता है, मतलब एक एक जो वर्ड उसके होते हैं वो भी हमारे हृदय को टच करते हैं। ऐसे वर्ड छंद में होते हैं। अपनी स्मृति में ऐसी रचनाओं को दीर्घ काल तक संजो कर रखा जा सकता है। इन्हीं कारणों से छंदों के कवियों ने छंदों को इतनी सहृदयता से अपनाया है। अतः छंद अनावश्यक और निराधार नहीं है, इनकी भी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। हिंदी में छंद शास्त्र का जितना विकास हुआ है उतना किसी भी देशी विदेशी भाषाओं में नहीं हुआ है। आइए अब हम उसके कुछ अंग पढ़ते हैं। तो छंद के देखिए कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले तो छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है चरण पद, दूसरा है वर्ण और मात्राएं, तीसरा है संख्या और गण, चौथा है लघु और गुरु, पांचवा गति, छठा यति विराम और सातवां तुक। इस तरह से छंद के कुछ निम्नलिखित अंग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले चरण पद और पाद के बारे में। वो है क्या? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, छंद के प्रायः 4 भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को चरण कहते हैं। 4 भागों में छंद लिखे जाते हैं। दूसरे शब्दों में छंद के चतुर्थांश या चतुर्थ भाग को चरण कहते हैं। कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं, जैसे दोहा, सोरठा आदि। ऐसे छंद की प्रत्येक को दल कहते हैं। हिंदी में कुछ छंद 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। ऐसे छंद को छंदों के योग से बनते हैं, जैसे कुंडलियाँ, दोहा, धनरोला, दोहा और रोला को मिक्स करके छप्पय बनता है। रोला और उल्लाला को मिक्स करके बनाए जाते हैं कुछ चीज़ें। इस तरह से चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। तो प्रथम व तृतीय चरण को विषम चरण तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण को सम चरण कहते हैं। आगे हम देखते हैं वर्ण और मात्राएं क्या हैं। तो वर्ण अक्षर, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। अब ह्रस्व और दीर्घ का अर्थ क्या है? ह्रस्व अर्थात छोटी मात्राएं और दीर्घ अर्थात
बड़ी मात्राएं। तो जिस ध्वनि में स्वर नहीं हो, जैसे हलन शब्द राजन या न संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर कृष्ण श, उसे वर्ण नहीं माना जाता है। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वाणिक छंद में चाहे ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ, वह एक ही वर्ण माना जाता है। जैसे राम रामा, रम रमा, इन चारों शब्दों में दो दो ही वर्ण हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर वाले वर्ण और दूसरा होता है दीर्घ स्वर वाले वर्ण। आप लोगों को मैंने बताया ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री, ये सब मतलब जो छोटी मात्राओं वाले वर्ड हैं वो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, और जो बड़ी मात्राओं वाले हैं वो सारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ, ये सारे जो होते हैं मात्राएं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखते हैं मात्रा क्या है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। कोई भी वर्ण हो या कोई भी ध्वनि हो उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे जो स्वर हमारे अंदर से निकलते हैं, आ की मात्रा के, ई की मात्रा के, ऊ की मात्रा के, वो ध्वनि कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी वर्ण के उच्चारण में जो अवधि लगती है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे नॉर्मली हमने बोला क, तो उसमें भी एक तरह का क, अ की मात्रा ही है। म, र, स, ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं वो उसमें भी एक तरह की अ की मात्रा ही दिखाई देती है। लेकिन जो समय लगता है, जैसे आ बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ए बोलने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। अ बड़ी जहाँ है वहाँ पे और थोड़ा समय लगता है हमें बोलने में, हमारी आवाज़ खींचती है या हमें बल ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो ऐसी जो वर्ण होते हैं, वो जो अवधि लगने वाले वर्ण होते हैं उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा, तथा दीर्घ वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा माना जाता है। मात्रा दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अ, यू, री, दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ, इस तरह से मात्राएं होती हैं। आगे हम देखते हैं वर्ण की गणना। तो ह्रस्व स्वर वाले वर्ण एक वर्णित अर्थात छोटी मात्राएं, अ, ई, उ, री, क, की, कु, क्री, इस तरह से। और दीर्घ स्वर वाले एक वर्णित मात्राएं कैसी होती हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ, इस तरह से जो मात्राएं होती हैं वो वर्ण गणना के अंतर्गत आती हैं ह्रस्व और दीर्घ में। अब मात्रा की गणना हम कैसे करेंगे? तो ह्रस्व स्वर में एक मात्रिक अ, ई, उ, री है। दीर्घ स्वर में द्विमात्रिक आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इस तरह से है। अब वर्णों और मात्राओं की गिनती में स्थूल भेद यही है कि वर्ण सस्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर अक्षर को कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आता होगा। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत ही कोशिश किया आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से उसकी गूढ़ छोटी से छोटी बातों को समझाने की। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आता होगा। और जहाँ भी आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। आगे हम देखते हैं वर्ण और मात्रा में अंतर। अब वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? तो वर्ण में ह्रस्व और दीर्घ रहने पर वर्ण गणना में कोई अंतर नहीं पड़ता, किंतु मात्रा गणना में ह्रस्व दीर्घ से बहुत अंतर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए भरत और भारतीय शब्द को आप लोग देखें तो दोनों में 3 वर्ण हैं, किंतु पहले में 3 मात्राएं और दूसरे में 5 मात्राएं हैं। कैसे? आप लोग बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि भरत, भ, र और त, ये 3 मात्राएं इसकी गिनी जाएंगी। और भारती में भ पे आ की मात्रा, तो ये एक वर्ण हो गया, तो 2 हो गया। फिर र 3 हो गया, त पे ई की मात्रा, तो 5 वर्ण हो जाता है इस तरह से। आगे हम देखते हैं संख्या, क्रम और गणना। अब वर्णों और मात्राओं की सामान्य गणना को संख्या कहते हैं। वर्ण और मात्रा की जो गणना होती है, जो गिनना होता है उसे, वर्ण और मात्राओं को, वो संख्या कहलाती है। किंतु यहाँ लघु वर्ण हो
और कहाँ गुरु वर्ण हो, इसके नियोजन को क्रम कहते हैं। छंद शास्त्र में 3 मात्रिक वर्णों के समुदाय को गण कहते हैं। वर्णिक छंद में न केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है, वरना वर्णों का लघु गुरु क्रम भी निहित रहता है। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों को एक एक गण मान लिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि मात्राओं और वर्णों की जो संख्याएं होती हैं उसका जो क्रम होता है, किस तरह से संख्या लिखी जा रही, किस तरह से क्रम से वर्ण लिखे जा रहे हैं और उसे किस तरह से हमें गिनना है, इन वर्णों की गणना को ही हम गण कहते हैं। इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वर्णिक वृत्तों या छंदों में होता है, अतः इन्हें वर्णिक गण भी कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 है। इनके ही उलट फिर से छंदों की रचना होती है। इन गणों के नाम, लक्षण, चिन्ह और उदाहरण इस प्रकार हैं। आइए हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो गण, अब यह गण में आदि लघु है, अर्थात आदि मतलब स्टार्टिंग की लाइन, मध्य अर्थात बीच की लाइन, अंत अर्थात लास्ट की लाइन। तो यह गण में कैसे मात्राएं होती हैं, मध्य गुरु, अंत गुरु की। तो देखिए, छोटी जो ह्रस्व मात्राएं होती है उसे हम एक लाइन द्वारा चिन्हित करते हैं, इस तरह से हम गिनते हैं, और जो गुरु है उसे एस के आकार में हम चिन्हित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ उदाहरण। तो बहाना, अब बहाना का अगर आपको मात्रा की गणना करनी हो तो आप कैसे करोगे बहाना की मात्रा की गणना? पहला लघु ब लघु है क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, सिर्फ अ का स्वर निकल रहा है हमारे अंदर से, तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन सिर्फ आएगा। और हाँ यहाँ पे आ की मात्रा है, दीर्घ है, तो आ की मात्रा के कारण यहाँ पे क्या हो गया, ये गुरु वर्ण हो गए हैं। गुरु मात्रा इसे गिना जाएगा, मतलब बड़ी मात्रा इसे गिनी जाएगी। तो यहाँ पे एस, तो ब हा ना मतलब 2 गुरु है और 1 लघु है। अगर इस तरह से जो वर्ण हैं वो शुभ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा करके अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए मगन, मगण में क्या होता है, आदि, मध्य, अंत सभी गुरु ही होते हैं। तो ये आज़ादी होता है, मतलब ये आज़ादी वर्ण। अब आज़ादी में अगर आपको जोड़ना हो तो आप कैसे, गुरु गुरु गुरु, तीनों गुरु ही मात्राएं लगी हुई हैं, मतलब तीनों ही बड़ी मात्राएं लगी हुई, आ, जा और दी, तीनों ही बड़ी मात्रा है, तो ये भी शुभ माना जाता है। ऐसे भी वर्ण, ऐसे भी छंद शुभ छंद के अंतर्गत माने जाते हैं, शुभ छंद का प्रभाव माना जाता है। अब हम देखते हैं तगण, आदि गुरु होता है, मध्य गुरु होता है और अंत लघु होता है। देखिए 2 एस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 2 एस है मतलब गुरु है और 1 लघु है, 1 लाइन है। तो ऐसे वर्ण जो होते हैं वो अशुभ माने जाते हैं अगर छंद में हो तो बाजार, बाजार में बा गुरु है, जा गुरु है और र लघु है, तो ऐसे का प्रभाव अशुभ होता है। यहाँ पे हम र गण के अंतर्गत देखते हैं तो आदि गुरु, मध्य लघु, अंत गुरु। तो नी गुरु है, र जो है वो लघु है और जा जो है वो गुरु है, तो ये अशुभ के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ज गण, भ गण, न गण, स गण में किस तरह से लघु और गुरु की मात्राओं को हम गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि इसमें कितनी लघु मात्राएं हैं, कितनी गुरु मात्राएं हैं। गुरु को हम 2 के हिसाब से जोड़ते हैं, गुरु जो जहाँ पे गुरु मात्रा है वहाँ पे हम उसे 2 मात्राओं के रूप में जोड़ते हैं, और जहाँ पे लघु मात्रा है वो सिर्फ हम 1 मात्रा के रूप में जोड़ते हैं। आगे हम देखते हैं काव्य या छंद के आदि में अगण अर्थात अशुभ गण नहीं पढ़ना चाहिए। शायद उच्चारण कठिन अर्थात उच्चारण या लय में दग्ध होने के कारण ही कुछ गणों को अशुभ कहा जाता है।
गणों को सुविधापूर्वक याद रखने के लिए एक सूत्र बना लिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे ये सूत्र मतलब ये पूरे का एक निचोड़ है, पूरे छंद का एक निचोड़ है। इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिए, ये आपको लाइफ टाइम में काम आएगा। यदि आप हिंदी के ज़्यादा ज्ञाता हैं या ज़्यादा जानना चाहते हैं हिंदी के बारे में, तो ये सूत्र ज़रूर याद कर लीजिए। य माता राज भान सलंगा, ये पूरे छंद का निचोड़ है। इस सूत्र में प्रथम 8 वर्णों में 8 गणों के नाम आ गए हैं। अंतिम 2 वर्ण ल और ग छंद शास्त्र में दशाक्षर कहलाते हैं। इस गण का स्वरूप जानना हो, उस गण के आद्याक्षर और उससे आगे 2 अक्षरों को इस सूत्र से ले लेना होता है। जैसे त गण का स्वरूप जानना हो तो इस सूत्र का ता कहाँ पर है आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इसका ता और फिर उसके आगे के भी, उसके पीछे के भी 2 और, तो ताराज। अब तगण का ताराज अगर हमने ले लिया है तो क्या हो जाता है, इससे ता और उससे आगे के 2 अक्षर को ले लिया है, रा और ज को, तो तराज। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुरु और 1 लघु लेकर तगण का लघु गुरु जाना जा सकता है कि तगण में गुरु धन लघु इस क्रम से 3 वर्ण होते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि गण या का विचार केवल वर्ण वृत्त में होता है, मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होता है। अब आप चलिए ता का छोड़िए, अगर आपको रा गण लेना है, र गण लेना है तो आप कैसे लेंगे, रा ज भा। अब राज भा ये 3 वर्ण आपने लिया है सपोज, तो आपको अगर अब इसका लघु और गुरु जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे, रा का गुरु, ज का लघु और भा का गुरु। तो आप इस तरह से लघु गुरु जोड़ सकते हैं। अब भानस का लेना हो तो भा गुरु, न लघु, स लघु, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं अगर इस सूत्र को आपने समझ लिया, आपने याद कर लिया तो। आगे हम देखते हैं लघु और गुरु क्या है। तो लघु अ इ उ इन ह्रस्व स्वर तथा इनसे युक्त एक व्यंजन या संयुक्त व्यंजन को लघु समझा जाता है। जैसे कलम, इसमें तीनों वर्ण लघु हैं। इस शब्द का मात्रा चिन्ह हुआ है, देखिए यहाँ पे लाइन बनाई गई है, यहाँ पे चिन्हित किया गया है ये लाइन। देखिए यहाँ पे कलम क भी लघु है, ल भी लघु है और म भी लघु है, तो लघु चिन्ह। चंद्र बिंदु वाले ह्रस्व स्वर भी लघु होते हैं, जैसे हैं, तो ये भी एक लघु वर्ण माना जाता है। अब गुरु आ इ उ और री इत्यादि दीर्घ स्वर और इनसे युक्त व्यंजन गुरु होते हैं। जैसे राजा, दीदी, दादी इत्यादि इन तीनों शब्दों का मात्रा चिन्ह हुआ गुरु और लघु। देखिए राजा दोनों गुरु हुए, दीदी दोनों गुरु हुए, दादी दोनों गुरु हुए, इत्यादि ये भी गुरु ही हुए। तो ये सारी जो वर्ण हैं, ये सारे जो शब्द हैं वो गुरु के अंतर्गत आते हैं। ए ऐ ओ ये संयुक्त स्वर और इनसे मिले व्यंजन भी गुरु होते हैं। जैसे ऐसा, ओला, औरत, नौका, ऐसे जो शब्द होते हैं वो भी गुरु के अंतर्गत आते हैं। अब अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होते हैं, जैसे संसार, तो सन, ये स जो है वो गुरु, स पे जो बिंदी है वो गुरु वर्ण माना जाता है। सा भी गुरु वर्ण है और र लघु वर्ण है, तो 2 गुरु 1 लघु। लेकिन चंद्र बिंदु वाले वर्ण गुरु नहीं होते हैं। इस तरह से अगर हम माने तो एक तरह से तो सन आधा न होता है, लेकिन चंद्र बिंदु जहाँ पे होता है, जैसे माँ में जो वर्ड आता है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है हैं, ऐसे हैं वर्ड जो होते हैं ये गुरु नहीं माने जाते, लेकिन जहाँ पे बिंदु वाला शब्द आता है वो गुरु वर्ण के अंतर्गत माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है। जैसे स्वतः, दुख, अर्थात, इस तरह से जो वर्ण होते हैं ये भी गुरु के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए स्वतः, स्वतः, तो यहाँ पे स्व जो है वो लघु है और तह जो है वो गुरु है। यहाँ दुख, तो दुख में छोटी ऊ की मात्रा भी है और हलंत भी, मतलब बिंदी भी है, अह की मात्रा भी है, तो ये गुरु हो गया और ख जो है वो लघु हो जाता है।
तो इस तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं। संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है, जैसे सत्य, भक्त, दुष्ट, धर्म इत्यादि। अर्थात यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं सत्य, भक्त, इस तरह से जो होते हैं वो गुरु और लघु माने जाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। हम आगे का वीडियो बाद में बनाएंगे। फिर हम देखते हैं गति। गति क्या है? छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। वर्ण वृत्तों में इसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु मात्रिक वृत्तों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब सकोप, लखन, वचन बोले में 96 मात्राएं हैं, लेकिन इसे हम चौपाई का एक चरण नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें गति नहीं है। गति ठीक करने के लिए इसे लखन, सकोप, वचन जब बोले, इस तरह से हमें इस पंक्ति को बदल देना होता है। अब आगे हम देखते हैं, गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। बात यह है कि वर्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश मात्र रहता है। भाषाओं की संख्या ठीक रहने पर भी चरण की गति प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। जैसे दिवस का अवसान था, समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। तो चौपाई, अरिल व पद्धरि, इन तीनों छंदों के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, पर गति भेद से ये छंद परस्पर भिन्न हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने गति में समझा कि पढ़ने में जो सूटेबल लगे वर्ड। अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए कि दिवस का अवसान था, समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। दिवस का अवसान समीप था, ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और दिवस का अवसान था, समीप में गति नहीं है। ऐसे जो होता है वो गति में नहीं पढ़ा जाता, मतलब वो अटपटा सा लगने लगता है हमें, जो वर्ड वो गति के अंतर्गत नहीं आता। आगे हम देखते हैं, अतएव मात्रिक छंदों के निर्दोष प्रयोग के लिए गति का परिज्ञान अत्यंत आवश्यक है। गति का परिज्ञान भाषा की प्रकृति, नाद के परिज्ञान एवं अभ्यास पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ते हैं यति या विराम। यति या विराम का क्या महत्व है छंद में? तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं। आप लोग देखते होंगे एक लाइन, डबल लाइन छंद या दोहे में रहते हैं, तो वो एक तरह का विराम चिन्ह होता है कि मतलब आप यहाँ पे रुक के फिर आगे स्टार्ट कीजिए। तो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं गति, यति और विराम के अंतर्गत आते हैं। अब छंद शास्त्र में यति का अर्थ विराम या विश्राम। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होता है, पर बड़े छंदों में एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। बड़े छंदों में एक एक चरण में इतने अधिक वर्ण होते हैं कि लय को ठीक करने तथा उच्चारण की स्पष्टता के लिए कहीं कहीं रुकना आवश्यक हो जाता है। जैसे देवघनाक्षरी छंद के प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं, और इसमें 8 8 8 9 पर यति होती है, अर्थात विराम होता है। अर्थात 8 8 8 वर्णों के पश्चात 3 बार थोड़ा रुककर उच्चारण करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं तुक क्या है। तो छंद के चरणों के अंत में समान स्वर युक्त वर्ण स्थापना को तुक कहते हैं। जैसे आई, जाई, चक्र, वक्र आदि से चरण समाप्त करने पर कहा जाता है कि कविता तुकांत है, मतलब एक दूसरे से तुकबंदी मिलती हो, राइमिंग होता रहे। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे तुकांत छंद, और जिसके अंत में तुक न हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। अतुकांत छंद को अंग्रेजी में ब्लैक वर्ड या प्लेन वर्ड्स कहते हैं। इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ा है। आगे हम कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी तरह से आप लोगों को मैं समझा सकूँ, पढ़ा सकूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स को आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और जहाँ भी आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सो बाय बाय बच्चों। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।
ओके। और इसका अगला पार्ट्स देखना आप लोग नहीं मत भूलिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा अगला पार्ट, क्योंकि सारे पार्ट्स को मैंने छोटे छोटे, क्योंकि एक साथ अगर बड़ा पार्ट हो जाएगा तो आप सभी भी बोर होने लगेंगे, इसलिए मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है छंद को। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके आगे के पार्ट्स को देखना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय।